Good morning students. I am नीता शर्मा, your हिंदी टीचर। बेटा आज हम कक्षा 8वीं में अनुच्छेद लेखन पढ़ेंगे, व्याकरण। तो अनुच्छेद लेखन का मतलब क्या होता है? पैराग्राफ राइटिंग। अगर हमें कोई भी टॉपिक दे दिया जाता है, यानी कोई भी विषय अगर हमें दे दिया जाता है और विषय में हम 80 से 100 शब्दों में कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं अनुच्छेद लेखन। पैराग्राफ का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का छोटा निबंध। ठीक है, मतलब इसमें हमें शॉर्ट रूप में सारी बात को क्लियर कर देना है उस विषय से संबंधित। अनुच्छेद लेखक को सीधे विषय पर आना चाहिए। उदाहरण के लिए कुछ अनुच्छेद नीचे दिए जा रहे हैं, हम पढ़ते हैं। देखिए अनुच्छेद, यहाँ देखिए, सूर्योदय का एक दृश्य। अब जैसे अपने को निबंध लिखना हो ना, तो हम सूर्योदय का पूरा समय का पूरे का वर्णन करते हैं, पर हम ये सूर्योदय के समय क्या मतलब वातावरण में मतलब हलचल होती है, क्या चेंजिंग होते हैं, उसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए, देखते देखते अंधकार छटने लगा। सूर्य उदय होता है तो अंधकार छटने लग जाता है। पेड़ों पर पक्षियों का कलरव बढ़ चला। कुछ पक्षी चहचहाते हुए आकाश में इधर से उधर उड़ चले। कुछ ही क्षणों में पूर्व का आकाश लाल, पीले, नीले, गुलाबी और बैंगनी रंगों से चमचमा उठा। इन रंगों में लाल पीले रंगों की प्रधानता थी। शीतल हवा की गति बहुत अधिक तेज हो गई थी। हम देखते हैं कि सुबह के समय जब सूर्योदय होता है तो आसमान लाल और पीले रंग का दिखाई देने लग जाता है। दिशाएं अधिक उज्जवल हो जाती हैं। सहसा वृक्षों के पीछे से सूर्य का गहरा लाल गोला धधक उठा। उस गोले में लालिमा तो थी परंतु गर्मी नहीं थी। लालिमा का मतलब क्या होता है? प्रकाश तो था परंतु क्या नहीं थी? गर्मी। आप देखते हो सुबह सूर्योदय जब होता है तो उसमें गर्मी नहीं होती, वो अपना तीव्र जो उसकी तेज होता है वो कब लेकर आता है? दोपहर के समय में, तब ये है वो एकदम तेज हो जाता है इसका प्रकाश। कुछ ही क्षणों में सूरज लाल पीले बादलों को पार करता हुआ पेड़ों की चोटियों पर आ गया। सर्वत्र हल्की गुलाबी धूप फैल गई। मैं मार्च के इस विमुग्धकारी भोर के सूर्योदय को दोनों आंखों से पी रहा था। लग रहा था जैसे ऐसा सुहाना भोर काल मैंने पहली बार देखा हो। आगे देखिए, वसंत का सौंदर्य। भर जाए मस्ती ही मस्ती तन मन में, आ जाए ऋतुराज अगर तू मधुवन में। वसंत को हम ऋतुराज भी बोलते हैं, आपको पता ही है, हमने पर्यायवाची वगैरह में देखा हुआ है। वसंत को हम ऋतुराज कहते हैं। तो भर जाए मस्ती ही मस्ती तन मन में, आ जाए ऋतुराज अगर तू मधुवन में। देखिए, फाल्गुन और चैत्र के महीनों में ऋतुराज वसंत का सौंदर्य देखते ही बनता है। माघ की गुलाबी सर्दियों के बीतते बीतते चारों ओर प्रकृति के मन प्राणों में रूप रंग और गंध का संचार हो उठता है। हरा घाघरा और पीली चुनरी पहने सरसों के लहलाते हरे पीले खेत मन प्राणों को विभोर कर देते हैं। उपवनों में रंग बिरंगे फूलों की बहार आ जाती हैं। वृक्षों के चिकने चिकने कोमल पत्ते हिल हिल कर ऋतुराज वसंत का अभिनंदन करते हैं। दक्षिणी हवा के चंचल मंदिर झोंके हर किसी के प्राणों में नया उत्साह और उल्लास जगाते हैं। लगता है जैसे सारी प्रकृति ऋतुराज वसंत का स्वागत करने के लिए सज धज कर तैयार हो गई है। इन्हीं दिनों राग और रंग का उत्साह लेकर होली का पर्व भी आता है। वसंत की मस्ती अपने यौवन पर आ जाती है। लोग पिचकारियों में रंग भर भर कर एक दूसरे पर फेंकते हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं तथा एक दूसरे को प्रेम सहित गले मिलकर होली मिलन की बधाई देते हैं। सबसे पहले तो आपको वसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन करना है, साथ ही साथ वसंत ऋतु आने पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा वर्णन करना है। हमारी नदियां और हम, तो इसमें मैं आपको पूरा ये पैराग्राफ बोल के नहीं बताऊंगी, इसमें सिर्फ इतनी ही बात बताऊंगी कि सबसे पहले आपको बताना है कि हमारी नदियां हमारे लिए क्या महत्व रखती है। जैसे नदियां हमारे जीवन में अत्यंत ही नदियों का और हमारा अत्यंत ही महत्वपूर्ण संबंध है। जल के बिना तो जीवन चल ही नहीं सकता। मनुष्य है, उसका विकास और उद्भव वो है नदियों से ही है। अगर जल के भंडार नहीं होंगे तो हमारा जीवन है वो व्यर्थ ही होगा। इसी वजह से भारत में नदियों को माँ की तरह पूजा जाता है। गंगा, यमुना, दामोदर, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और भी अनेक सारी नदियां भारत देश में हैं। गंगा को
गंगा मैया के नाम से भी जाना जाता है। गंगा एक अत्यंत पवित्र नदी है और काफी बड़ी नदी है। हरिद्वार में बहने वाली गंगा का पानी पीने योग्य नहीं रहा, न ही नहाने योग्य भी नहीं रहा। दो दिल्ली की यमुना का जल है वो तो देखने योग्य भी नहीं रहा। लगभग कुछ एक नदियां हैं जो लुप्त भी हो चुकी है। तो घग्गर नदी, जैसे घग्गर नदी है, वह लुप्त हो चुकी है। तो इसके लुप्त होने का पीछे का कारण यही है कि व्यक्ति है वो इसकी कद्र नहीं करते नदियों की, और इनमें कूड़ा कचरा और गंदगी फैला रहे हैं। उद्योगों से निकलने वाला गंदा कचरा और रासायनिक पदार्थ है वह भी नदियों में डाली जा रही है। अब जब गंगा नदी मैली हो चुकी है तो हम उस पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम शुरू से ही इसकी सफाई की तरफ ध्यान देते तो हमारी गंगा है वो मैली ही ना होती। तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। समय की महिमा बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं, बहुत इजी है। तो समय की महत्वता के बारे में आप लिख सकते हैं, जो बीत गया वो कभी भी समय वापस नहीं आता है। तो समय का अर्थ होता है अवसर। जो समय है वो बार बार नहीं आता। अच्छे समय की हमेशा कद्र करनी चाहिए और समय के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। समय है वो किसी के लिए भी नहीं रुकता है, यह तेज चलने वाले हवा के झोंके के समान है। इसलिए हमें समय के साथ साथ अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। हमें हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान रखनी चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन है वो अत्यंत छोटा है। इस जीवन में हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अपने चेहरे पर मुस्कान रखते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। आज हम विद्यार्थी कक्षा में अगर ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो हमें परीक्षा में कोई भी चिंता नहीं होगी, हम समय का सही सदुपयोग कर पाएंगे। अर्थात जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ये एक ऐसा समय है, और मतलब कि हम चाहते हैं कि ये समय जल्दी से जल्दी निकल जाए, पर इस समय को हम वेस्ट नहीं कर सकते, इसको हम गलत गवा नहीं सकते, क्योंकि ये वाला जो समय है वो आपके लिए दोबारा 2 साल पीछे नहीं आ पाएगा। इसलिए हमें इस समय का सदुपयोग करना है। इस समय में हम विद्यार्थी जीवन में क्या क्या कर सकते हैं उन सबको आपको ध्यान में रखते हुए समय का सदुपयोग करना होगा, तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। परिश्रम का महत्व है, इस बात के बारे में भी आप अच्छे से आपको पता है कि परिश्रम का क्या महत्व होता है। तो देखिए, परिश्रम का अर्थ है मेहनत करना। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें सदैव आगे बढ़ पाएंगे। मेहनत के बगैर हमें किसी भी कार्य में सफलता नहीं प्राप्त होती। जो परिश्रम करता है सफलता उसके पैर पूजती है ना। तो परिश्रम है वो किसकी कुंजी है? सफलता की कुंजी है। कुंजी का मतलब क्या होता है? चाबी होती है। ठीक है, देखिए हम सभी प्राणी अपना अपना घोंसला बनाने से, अब देखिए पशु पक्षी भी है वो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, उन्हीं के परिश्रम से वो अपना जीवन है वो अच्छे से व्यापन करते हैं। अगर वो परिश्रम नहीं करेंगे तो वो कैसे अपना जीवन है वो व्यापन कर पाएंगे। तो इसके लिए आवश्यक है कि सभी व्यक्ति है वो मेहनत करे, परिश्रम करें। ठीक है, फिर आप विद्यार्थी जीवन का भी उदाहरण ले सकते हैं कि अगर हम विद्यार्थी जीवन में परिश्रम नहीं कर पाएंगे तो हम है वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे और पीछे रह जाएंगे। जो एक विद्यार्थी जीवन में अत्यंत आवश्यक है परिश्रम। परिश्रम के बिना हम किसी भी कार्य को सफलपूर्ण ढंग से संपन्न नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको अनुच्छेद लिखना है। तो इस प्रकार अनुच्छेद लेखन में हम छोटी छोटी लाइनों के माध्यम से हमारे विषय को स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए, सत्संगति। सत्संगति का अर्थ है अच्छे लोगों का साथ। हर आदमी अपनी संगति से प्रभावित होता है। यदि संगति अच्छी हो तो जीवन हमारा संवर जाता है, और अगर यदि बुरी हो तो जीवन नरक के समान हो जाता है। मनुष्य संगति के बिना नहीं रह सकता, इसलिए उसे चाहिए कि वह संगति में, अच्छे मित्रों की संगति में रहे। इसके लिए आवश्यक है अच्छे मित्रों का चुनाव करें। इसके लिए उसे बहुत सावधान रहना चाहिए। जैसे मनुष्य कपड़े खरीदने के लिए बहुत मेहनत करता है, वह उसका रंग रूप और प्रभाव देखता है। संगति और उसका साथ चुनने के लिए तो उससे कहीं अधिक सावधान रहने की जरूरत है। यह नहीं कि जो भी मिला उससे दोस्ती कर ली जाए। दोस्ती उससे करे जिसे हम अपने लिए श्रेष्ठ समझते हैं। इसके लिए स्वयं आगे बढ़कर दोस्त खोजने की आवश्यकता है। इसी तरीके से देख लो, मेरे जीवन का लक्ष्य, इस पे अगर हमें लिखने के लिए दे दिया जाए तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हर सदैव
प्रत्येक व्यक्ति का अपने जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य है। मेरे जीवन का भी एक लक्ष्य है कि मैं क्या बनना चाहती हूँ, डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अभी का जो समय है उसमें मैंने इस चीज को महसूस किया कि हमारे डॉक्टरों ने अपनी जान पर खेलकर कोरोना समय में बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। तो मैं ऐसा डॉक्टर बनना चाहती हूँ जो अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए गरीब, बेसहारा आदि लोगों का इलाज कर सके। क्योंकि कई बार देखा है कि जो गरीब और बेसहारा लोग हैं वो बिना इलाज की वजह से, मतलब उनका इलाज नहीं हो पाता है और वे रुपयों और पैसों की वजह से मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। मैं ऐसे गरीब और बेसहारा लोगों का सहारा बनना चाहती हूँ। इसलिए मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं एक डॉक्टर बन सकूं ताकि मानव हित में अपना जीवन समर्पित कर सकूं। तो इस तरीके से आपको लक्ष्य बताना है। कोई टीचर का भी लिख सकता है कि मैं अध्यापिका बनना चाहती हूँ, क्योंकि गुरु ही वह होता है जो हमें गोविंद तक पहुंचने का मार्ग बताता है। इसलिए मैं अध्यापिका बनना चाहती हूँ। एक अच्छे देश की नींव है वो कौन रख सकता है? एक अध्यापक ही रख सकता है। अगर अध्यापक है वो श्रेष्ठ होगा, वो अपने शिष्य को सदैव आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा, तो हमारा देश स्वयं आगे बढ़ेगा। क्योंकि आज के जो बच्चे हैं वो आगे आने वाले देश के कर्णधार होंगे, सूत्रधार होंगे। इसलिए आज की जो नींव है, वो देश की जो नींव है वो कौन है? विद्यार्थी लोग हैं। तो अगर विद्यार्थी का जो नींव है वह मजबूत होगी तो उससे बनने वाली जो इमारत है वह अपने आप मजबूत होगी। तो उसके लिए क्या चाहिए? श्रेष्ठ गुरु चाहिए। तो इसलिए मैं अध्यापक बनकर देश की सेवा करना चाहती हूँ। आप पुलिस का भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से मेरे जीवन का लक्ष्य में आप इस बताइए और ये रीजन बताइए कि आप क्यों बनना चाहते हैं, इस प्रोफेशन में क्या आपको लग रहा है कि क्या आप देश की सेवा कर सकते हो। इस तरीके से आपको इसको मैनेज करना होगा। तो बच्चों, आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अनुच्छेद लेखन में कुछ एक ये अनुच्छेद हैं, चाहती हूँ कि आप इनको खुद प्रैक्टिस करें घर पर। प्रत्येक इसको उठाइए, टॉपिक को 5, 7, 10 लाइनें जो आपके मन में आ रही है उसको बोलिए। आप जितना बोलोगे उन चीजों को उतना आपको समझ में आएगा। 1 और 11 होते हैं, अर्थात संगठन में शक्ति होती है। संगठित रहना अत्यंत आवश्यक है। अकेले व्यक्ति है वो जीवन पथ में कभी भी सफलता की प्राप्ति नहीं कर सकता। एक सफल व्यक्ति के पीछे कई लोगों का हाथ होता है। इसलिए हमेशा 1 और 11 यानी संगठित होकर रहना चाहिए। अगर हम संगठित होंगे तो हमें कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। संगठित लोग होते हैं तो दूसरे लोग भी उनसे डरते हैं, उनको परेशान करने से डरते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हो। जीवन में खेलकूद का क्या महत्व है? न रहो न निराश करो मन को। हम मनुष्य हैं इसलिए हमें अपने मन को निराश नहीं करना चाहिए। अगर हम असफल भी हो जाते हैं तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप शब्दों को, टॉपिक को समझिए। उस टॉपिक के बारे में जितने भी आपको बातें पता है, जितने भी आप समझा सकते हो आप समझा दीजिए। तो 9 या 10 लाइनें इनफ है, तो इतना आप लिख सकते हो। तो आज के कक्षा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अधिक से अधिक आप इस पे ध्यान दीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए।